Hey guys, welcome back. This side Dr. Shiv here, and this is the sixth part of pharmacology series, and this is the recall question of August 2020. Okay, जिसको कहा गया था कि अभी तक के हिस्ट्री का सबसे टफ एग्ज़ाम था. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ध्यान से अब. हाँ, तब तो हम डरे हुए थे, अब हम होश में देखते हैं इसको कि क्या था, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे. अगर हम इस तरीके से पढ़ते तो हम ज़रूर यहाँ तक पहुँच जाते. ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये फार्मा का 2000 अगस्त वाला है ना, हार्डेस्ट जो आया था. तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, देखिए कितने लेंथ बढ़ाई थी उन्होंने. ठीक है, ए पेशेंट प्रेजेंटेड विथ मॉर्निंग स्टिफनेस था पेशेंट को ऑफ जॉइंट. इन्वेस्टिगेशन रिवील द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, डायरेक्ट बता दिया कि उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है. ठीक है, फिजिशियन इज़ थिंकिंग टू स्टार्ट डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, डीमर्ट्स देने का डॉक्टर सोच रहा है. ओके, इस पेशेंट के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ विजुअल एक्टिविटी एंड फंडस एग्जामिनेशन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द पेशेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड विद द फॉलोइंग डीमर्ट्स. ओके, तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट ये दोनों हाइल्ड हैं, इनको रट के ही जाना. इनके सारे ड्रग्स क्या इनकी क्लिनिकल कंडीशन है, क्या कैसे करते हैं. ओके, तो ये एक हिसाब का रूमेटॉइड अर्थराइटिस से मैं पहले ही बोला हूँ, पहले भी वीडियो में देखा हूँ. तो एक टाइप का ये एक्सपेक्टेड टॉपिक था. ओके, रूमेटॉइड अर्थराइटिस. ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्ट बोला कि उसको मॉर्निंग स्टिफनेस है जॉइंट में, और डॉक्टर मतलब क्लियर हो गया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और डीमर्ट देने की सोच रहा है, जो डिजीज़ मॉडिफाइंग रूमेटॉइड अर्थराइटिक ड्रग है, एंटी रूमेटॉइड ड्रग है. ओके, तो मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उसकी रेटिना की. ओके, तो कौन से ड्रग में करते हैं, सीधा सा अगर पढ़ा होता तो पहले ही ऑप्शन दे रखा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कोरोना काल में सबसे पहले इसको देना स्टार्ट किया था, फिर बाद में बोला कोई हेल्प नहीं करता. ठीक है, तो हालांकि मैं भी इस एग्ज़ाम में फेल था क्योंकि मैं इस तरीके से तैयारी नहीं कर रहा था. ठीक है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में फंडस एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है. इससे क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने से कैन कॉज बुल्स आई मैक्यूलोपैथी हो सकती है. सो कंट्रा इंडिकेटेड है रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा में ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमें नहीं देनी चाहिए. ओके, अब इसी में ऑप्शन, ये सारे ड्रग रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दिए जाते हैं, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलेजिन, है ना. तो अब इनके बारे में, मिथोट्रेक्सेट की कब हम वो करते हैं मॉनिटरिंग, जब लीवर फंक्शन टेस्ट, अगर किसी के लीवर में कोई दिक्कत है तो तब ये कंट्राइंडिकेटेड है, उस जगह मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये हिपेटोटॉक्सिक है. सल्फासेलेजिन अल्सरेटिव ट्रीटमेंट में दिया जाता है, अपार्ट रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अलावा ये अल्सरेटिव ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह में. ओके, और ये जो है लेफ्लुनोमाइड, ये क्या करता है, एक्ट बाय इनहिबिटिंग एंजाइम डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू ये हेल्प करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में. बट मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी, तो ये हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन विजुअल के लिए पूछा था. ओके, अगर लीवर के लिए पूछता तो मेथोट्रेक्सेट आंसर होता. वेरी हाइल्ड, हाँ, एक्सपेक्टेड टॉपिक था एकदम से. और गाउट का भी देखना इसी सेशन में आया है. अब दूसरा क्वेश्चन है, ए 30 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी में विथ सिम्टम ऑफ बर्निंग मैक्चुरेशन है उसको. ठीक है, सी वाइज फेब्राइल, बर्निंग मैक्चुरेशन है, फीवर आ रहा है. उसका यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन किया तो हमें पता चला कि लार्ज अमाउंट ऑफ पस सेल आ रही हैं. प्राइमरी डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब उसको पता चला कि यूटीआई है. ओके, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सारी कहानी है यूटीआई की. ओके, इतना ऐसे बढ़ा के अब दे रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरोक्विनोल्स लीस्ट लाइकली टू इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई. ओके, मैं पहले वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि जितने भी एंटी बायोटिक्स हैं ये बहुत ही हाइल्ड है. देखो किस तरह ये एंटीबायोटिक से पहले से बोलता आ रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के. तो इसमें यूटीआई में कौन सा लीस्ट इफेक्टिव है, तो अगर आपको जनरल प्रैक्टिस का आइडिया होगा तो यूटीआई में लीवोफ्लॉक्सासिन सबसे बढ़िया काम करता है, ओफ्लॉक्सासिन भी बढ़िया काम करता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे फ्लोरोक्विनोल्स हैं. और ये भी है, ये भी फ्लोरोक्विनोल्स है, बट ये लीस्ट इफेक्टिव है. और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन
सबसे लीस्ट इफेक्टिव है यूटीआई में। अब क्यों ऐसा? तो ड्रग सेफ इन रीनल फेलियर में, अगर किसी का रीनल फेलियर है, मतलब किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो एंटीबायोटिक देने की अगर ज़रूरत है तो ये पीएमटी वाले ड्रग देते हैं। पीएमटी वाले मतलब पेफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, प्रोवाफ्लॉक्सासिन। ओके, ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बना था, ऑप्शन में दे रखा था। अब देखिए क्या होते हैं, दे आर नॉट एक्सक्रीटेड बाई किडनी सो सेफ इन रीनल फेलियर। अब सोचो यूटीआई है, अगर वो किडनी के अंदर जाके नहीं बाहर जाएगा तो वो कैसे बैक्टीरिया को मारेगा? तो ये इसलिए सो लीस्ट इफेक्टिव इन यूटीआई। हमको ऐसे ड्रग देने हैं जो किडनी के अंदर जाएं, नेफ्रॉन्स में, और वहाँ पे बैक्टीरिया मारे, तब ना यूटीआई कवर होगा। ये था आंसर। ओके, रिपीट टॉपिक था एंटीबायोटिक से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था, ए पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ प्रेजेंटेड टू द हॉस्पिटल विद ब्रीथलेसनेस है। द फीचर ऑफ पेशेंट आर शोन इन द इमेज दे रखी थी इसमें, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बताया गया। देखो इस बार सारे केस दे के डायग्नोसिस बता के ट्रीटमेंट पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ड्रग ट्रीटमेंट फॉर इडिमा ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है। मतलब एक पेशेंट है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, उसका डायग्नोसिस हो गया कि उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और इमेज में क्लबिंग दे रखी थी, ऐसे बड़े बड़े नाखून दे रखे थे, और पिटिंग इडिमा दे रखी थी, मतलब सूजन थी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा ड्रग दोगे जिससे इडिमा ऑफ दिस पेशेंट ठीक हो जाए। तो सब अगर अब देखो, ये मैं पहले ही बोला हूँ कि डायूरेटिक्स जितने भी हैं हाई यील्ड टॉपिक है, उसी से आया, रिपीट टॉपिक से, ठीक है। तो अगर आप डायूरेटिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी क्लासेस यहाँ पे दिखाई जाती हैं। ACE इनिबिटर, NA मतलब सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर जो रहता है, NaCl सिम्पोर्टर, एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर। ओके, तो ACE इनिबिटर में ड्रग इंडिंग विथ प्रिल, जैसे एनालप्रिल वगैरह रहते हैं ना, कैप्टोप्रिल वगैरह, ये ACE इनिबिटर में। और ये इसका आंसर था Na पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर, जो कि ये इनिबिटर इन लूप ऑफ फेनले में, फ्यूरोसिमाइड। ओके, लैसिक्स जो देते हैं ना, लैसिक्स सुना होगा जनरल प्रैक्टिस में, लैसिक्स देते हैं जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। तो इडिमा हो रहा है तो लैसिक्स देंगे, फ्यूरोसिमाइड, उसके थ्रू ये इसका एक्शन होता है, यहाँ पे आके ये वर्क करता है, इसको रोकता है तो फ्लूइड बाहर जाने लगता है। ओके, तो इडिमा कम हो जाता है। और NaCl जो थायजाइड्स अपन देते हैं, क्लोरथायजाइड वगैरह, ये लेस इफेक्टिव होते हैं। तो पूछा था कि बेस्ट कौन सा रहेगा, बेस्ट ड्रग पूछा। देखो कितना एक्यूरेसी, बेस्ट पूछा है, बाकी काम सारे करेंगे, इडिमा सारे ठीक करेंगे। और जो एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर इन DCT में है, ये भी DCT में था। तो ये स्पाइरिनोलेक्टोन वगैरह, जिससे वो भी होता है ना गायनिकोमेस्टिया अपना, ऐसे लास्ट ही उसमें बोला था। ये रिपीट टॉपिक था, ठीक है। देखा 3 सीधे रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ लेंथ बढ़ाई तो हमें लेंथ देख के डर गए थे उस पेपर में कि अरे बाप रे इतने बड़े बड़े हैं। 4th नंबर का देखो, 40 ईयर ओल्ड पेशेंट, मेल पेशेंट हु इज़ नोन केस ऑफ पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, ठीक है। कंप्लेन सीवियर पेन है उसको, ही वॉज स्टार्टेड ऑन मॉर्फिन थेरेपी, उसको मॉर्फिन देना चालू हुआ, पेन वॉज कंट्रोल, पेन ठीक हो गया। हाउएवर आफ्टर फ्यू वीक्स द पेशेंट कंप्लेन्स दैट द पेन इज़ नॉट रिलीव्ड एज मच अर्लियर इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द सेम डोज ऑफ मॉर्फिन, लाइकली रीजन। मतलब इस क्वेश्चन देखो कितना फालतू की कहानी सुनाते हैं कि एक पेशेंट को पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा है, डॉक्टर ने मॉर्फिन ड्रग लिखा, ठीक है, जैसे फेंटानिल वगैरह है, तो मतलब उसको पहले राहत मिली, फिर क्या हो रहा है कि अब उसको राहत नहीं मिल रही, तो बोल रहे हैं कि क्या होगा, क्या हुआ होगा, ठीक है। तो ये बड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था। अब क्योंकि हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो लॉजिकल हो गया, ये बड़ा लॉजिकल था। डिसेंसिटाइज ऑफ ओपॉइड रिसेप्टर ज़्यादा काफ़ी समय से ले रहा ना, तो उसके रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो गए। ओके, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऐसे कहानी बना रहे हैं सिर्फ, बाकी तो वन लाइनर ही। ओके, अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, ए फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन एंड रेडनेस इन ग्रेड 2, उसमें पेन क्या है, पेन ऑन रेडनेस है। सीरम यूरिक एसिड, उसका सीरम यूरिक एसिड बढ़ा है। ये सेम रिपीट टॉपिक है, ये 17 से आ रहा है क्वेश्चन। देखो अगर ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में, तो अब कहानी जो कहते हो ना, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो बड़े पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न कुछ नहीं चेंज हुआ है। उन लोग अब जैसे अपन केस हिस्ट्री लिखते हैं ना, तो केस हिस्ट्री डाल रहे हैं, और उसी में हमको वन लाइनर ढूंढना है, जो अब पहले क्वेश्चन आते थे। देखना मैं बताता हूँ कैसे। तो अब उसमें बोल रहा है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, 9.4 mg पर डेसीलीटर हो गया, ठीक है।
अब देखो डायग्नोसिस उसका क्लियर हो गया कि उसको गाउट है, ठीक है, गाउट वाला मैं बोल रहा हूँ ना, रूमेटाइड अर्थराइटिस गाउट, गाउट हो गया। अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग एनाल्जेसिक फॉर द रिलीविंग पेन, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब अ ड्रग विच कैन डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। पुरानी वीडियो में जाके देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा था कि अगस्त में इसने पूछा था कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इनिबिट होता है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ लाइकली टू बी इनिबिटेड बाय दिस ड्रग। वहाँ पे सारा कुछ कवर किया है, इसी सीरीज में पीछे जाके देखना। ये सबसे कठिन एग्ज़ाम था अभी तक का, देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, ऐसे इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिट हो जाता है जब हम एलोप्यूरिनॉल देते हैं, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है गाउट का, क्रॉनिक डाउट का, ओके। तो ये जैंथिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बहुत पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। तो जैंथिन ऑक्सीडेज अगर ब्लॉक हो जाएगा तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, तो पेन कवर हो जाएगा। सो दिस एंजाइम इज इनिबिटेड बाय एलोप्यूरिनॉल, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस पर क्रॉनिक डाउट है। और ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना क्या क्या ऑप्शन दिए थे, क्योंकि मैं ये टॉपिक पहले कवर कर चुका हूँ। 6वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेशेंट वाज रिसीविंग एंटी कैंसर। देख लो, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे होगे फार्मा वाली सीरीज, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि कैंसर एंटी कैंसर हर बार पूछ रहे हैं, ठीक है। ए पेशेंट वाज रिसीविंग एंटी कैंसर थेरेपी, ही प्रेजेंटेड विथ हाई ग्रेड फीवर था उसको, सोर थ्रोट था, ल्यूकोसाइट काउंट ऑफ द पेशेंट। देखो एक क्वेश्चन सेम आया था पीछे, ये रिपीट है एकदम से। वहाँ पे न्यूट्रोपीनिया शब्द दिया था, न्यूट्रोपीनिया मैंने बोला था, चेक करना ये सब चीज़ें है ना। न्यूट्रोपीनिया मतलब चीज़ें कम हो जाना, मतलब WBC कम हो गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ लाइकली टू बी इफेक्टिव, कौन सा ड्रग देंगे कि उसका न्यूट्रोपीनिया कवर हो जाए। तो फिलाग्रेस्टिम, मैंने वहाँ भी बोला था फिलाग्रेस्टिम, ओके। पूरे चार्ट बना है, जाके चेक कर लेना, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। ओप्रेलवेकिन कब, ये इंटरल्यूकिन 11 यूज फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट कम हो रही है एंटी कैंसर ड्रग देने से, तो ओप्रेलवेकिन दिया जाएगा। फिलग्रेस्टिन जब WBC कम हो रही हैं अपनी, ओके, ये अपना क्वेश्चन था। एरिथ्रोपोइटिन जब दिया जाएगा जब इनीमिया होगा पेशेंट को। और रोमी प्लोस्टिम कब दिया जाएगा, आल्सो स्टिमुलेट प्लेटलेट्स, ओके, यूज्ड इन ITP। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा में दिया जाता है, ओके। देखिए, सो विच ऑफ द ड्रग विल इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट, तो ये मैंने वहाँ पे 2 क्लास बताई थी, जाके देखना, अच्छे से चेक करना कि ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ओके, ये क्या करते हैं, ड्रग इंड विथ गैस्ट्रिम, तो ये अपना आंसर था, ओके, फिलगैस्ट्रिम। रिपीट टॉपिक देख लो, ये टफ एग्ज़ाम में भी रिपीट टॉपिक था। अब देखना 7वां क्वेश्चन, 50 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विथ एक्यूट चेस्ट पेन है उसको, ए प्राइमरी डायग्नोसिस एक्यूट एंजाइना बोला गया, was made and nitroglycerin was given sublingually, the pain was relieved within 5 minutes, what is likely mechanism of the drug, ठीक है। तो मतलब सीधा सा सिंपल सा ये क्वेश्चन था, कहानी बताई गई जी, चेस्ट पेन हो रहा उसको, उसका डायग्नोसिस एक्यूट एंजाइना हो गया, तो फिर उसकी जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन रखी हमने, तो 5 मिनट में उसको आराम मिल गया। तो नाइट्रोग्लिसरीन का यहाँ पे उन लोगों ने क्या पूछ लिया, इज़ लाइकली मैकेनिज्म ऑफ दिस ड्रग, नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म पूछा, कैसे वर्क करता है, ओके। तो ये क्वेश्चन मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जितने भी हार्ट वाले ड्रग हैं हार्ट के, वो सारे हाई यील्ड हैं, कुछ ना कुछ पूछेगा ही। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोग्लिसरीन दोगे, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक CMP बढ़ा देगा, कॉज वैसोडाइलेशन हो जाएगा, ठीक है, रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, वैसोडाइलेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड से वैसोडाइलेशन होता है। तो जो एंजाइना हो रहा था, क्योंकि इस्चीमिया हो जाती, वो नैरो हो जाती ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम, इस्चीमिया हो जाएगा, दर्द होगा बहुत, तो ये वैसोडाइलेशन कॉज हो जाएगा। तो हार्ट के जितने भी बीटा ब्लॉकर हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हाइपरटेंशन के ड्रग, हार्ट के सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। 8वां क्वेश्चन है, 60 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विथ OPD में आया, उसको लो बैक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अगर ओल्ड एज पेशेंट बैक एक है उसको, तो सीधे दिमाग में आना चाहिए कि इसको प्रोस्टेटिक कैंसर है, ठीक है। उसका PSA लेवल देखो 100 नैनोग्राम पर ml है, मतलब बहुत ज़्यादा। PSA की नॉर्मल रेंज 4 तक हम समझ लेते हैं कि ठीक है, अगर मतलब ऐसे नॉर्मल 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 4 तक सस्पेक्टिव माना जाता है कि ठीक है,
लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब डायग्नोसिस देखो सर ने यहाँ क्वेश्चन में दे रखी थी, प्रोस्टेटिक कैंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट। तो अब प्रोस्टेटिक कैंसर, कैंसर वाला टॉपिक वैसे ही बोल दिया हूँ, और कैंसर के जितने भी ड्रग हैं पहले ही, ये भी एक रिपीट अपना एक्सपेक्टेड टॉपिक था। तो क्या देते हैं हम प्रोस्टेटिक कैंसर में, सीधा याद रखना कि गोसेरिलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गोसेरिलिन। अब प्रोस्टेटिक कैंसर के ट्रीटमेंट में दो चीज़ें चलती हैं, एक GnRH एगोनिस्ट गिवन, ये कंटिन्यूस दिया जाता है, मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ड्रग इंड विथ रेलिन, ओके, यही अपना आंसर था। रेलिन दिखा ना यहाँ पे, तो ये गोसेरिलिन अपना आंसर हो गया। GnRH एंटागोनिस्ट रिलैक्सिन, अगर नेक्स्ट टाइम दिख जाए कहीं भी ऑप्शन में, अगर ये ना दिया हो, रिलैक्सिन दिया हो, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक कैंसर, बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट, ये दोनों टॉपिक भयंकर हाई यील्ड हैं, आते ही आते हैं, मतलब BPH और प्रोस्टेटिक कैंसर, ठीक है, हाई यील्ड टॉपिक है, ध्यान से मैं लिखवाता भी चल रहा हूँ, ओके। 9वां क्वेश्चन क्या है? ए पेशेंट प्रेजेंटेड विथ रेस्टिंग ट्रिमर, रिजिडिटी है वो ब्रैडिकाइनेसिया है। ये तीन चीज़ अगर दिखी ना, सीधे पार्किंसन दिमाग में आ जाना चाहिए, सीधे कि रेस्टिंग ट्रिमर हो रहे हैं उसको, ठीक है, रिजिडिटी है ऐसे एकदम नाइफ क्लैस्प टाइप में जो होता है, ठीक है, ब्रैडिकाइनेसिया मतलब वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ये मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड उसके सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट के, ओके। तो इट वाज डायग्नोज टू बी, देखो इसमें इस वाले एग्ज़ाम में सारे डायग्नोसिस उन लोगों ने दे दिए थे कि उसको पार्किंसनिज्म है। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज़ नॉट इंडिकेटेड, कौन सा नहीं दोगे। तो सीधा सीधा दिमाग में याद रखना कि यहाँ पे पहले अपन इसका बेस समझ लेते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि एक्चुअली नॉर्मल पर्सन में बेसल गैंग्लिया में ये डोपामाइन और ACH का लेवल बैलेंस्ड रहता है, बट पार्किंसनिज्म में, पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। PD याद रखना, PD पार्किंसन में D कम हो जाता है, डोपामिन कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? बिकॉज क्यों कम होता है? डिजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं वो उनका डिजनरेशन होता है, तो डोपामिन कम बनता है, ओके। तो अब जब डोपामिन कम होगा तो बैलेंस बना रहना चाहिए, तो अब ACH बढ़ जाएगा। ACH क्या है? मस्कुरैनिक एगोनिस्ट है, तो वो बढ़ जाएगा। तो ये जो ट्रिमर्स वगैरह आ रहे हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही हैं, तो ये सब ACH के बढ़ने से होता है। तो यहाँ पे बता रहा, सो द लेवल ऑफ ACH विल हाई इन पार्किंसन पेशेंट, सो द ट्रीटमेंट विल मेक द बैलेंस, ओके। तो अब इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है? हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के दो तरीके हैं, एक तो डोपामिन का लेवल बढ़ा दो जो कम हो रहा है, तो डोपामिन बढ़ जाएगा, तो ACH और डोपामिन बैलेंस हो जाएंगे। अगर इस तरह नहीं पॉसिबल है तो ACH की वैल्यू घटा दो, मतलब उसकी क्वांटिटी फिर हमको कम करना पड़ेगा। तो यही दो ऑप्शन है कि वी कैन इंक्रीज द डोपामिन लेवल बाय लीवोडोपा और ये प्रेमीपेक्सोल। इफ़ दिस फेल, अगर ये काम नहीं करता है तो देन वी कैन डिक्रीज द ACH लेवल बाय एंटीकोलिनर्जिक, ओके, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे। तो यही था ऑप्शन में। देखो बोला था कि ऐसा कौन सा ड्रग है कि पार्किंसन डिजीज़ में नहीं दिया जाएगा, तो हम अभी नीचे पढ़ के आए कि प्रेमीपेक्सोल डोपामिन बढ़ाता है, ठीक है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देते हैं समटाइम। लीवोडोपा कार्बिडोपा ये फेमस ड्रग है इसके लिए, पार्किंसन डिजीज़ के लिए, डोपामिन बढ़ा देता है। अब ये रिवास्टिगमिन ये कोलिनर्जिक है, मतलब ये और ACH बढ़ाएगा, तो और कंडीशन बोर्स हो जाएगी, तो हमको ये नहीं देना है, ठीक है। तो देखो पार्किंसन डिजीज़ से पहले भी क्वेश्चन पूछा है, रिपीट टॉपिक है, और साथ में एक और इसकी फेमस डिजीज़ है एल्जाइमर्स डिजीज़, ओके, एल्जाइमर डिजीज़। इन दोनों से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, ओके। तो अपन ने पार्किंसन का कर लिया, चलिए यहीं पे हल्के से हम पीछे जाना, पीछे अभी तक एल्जाइमर के ड्रग पूछ रहा था, तो अब जाके चेक कर लेना कि एल्जाइमर में मेमोरी लॉस हो जाती है ओल्ड एज में पेशेंट के। तो ये सर ने वहाँ भी रटवाया था, ये लिखा था डॉक्टर गोविंद राय वाले जो ड्रग हैं ये एल्जाइमर में दिए जाते हैं, डोनेपिजिल, रिवास्टिगमाइन एंड गैलेंटामिन, ये थे पहले क्वेश्चन, और इस बार पार्किंसन से पूछा, तो ये एक्सपेक्टेड टॉपिक था, रिपीट टॉपिक है, ओके। अब 10वें नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंटेड विद बर्निंग मैक्चुरेशन, द डायग्नोसिस सिस्टाइटिस वाज मेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल
यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट। देखो ये हर साल क्वेश्चन आता है, मैं हर साल बोल रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक वाले का पूछते हैं। देखो ये सबसे कठिन एग्ज़ाम था और इसमें भी टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये एकदम से रिपीट है। इसके पहले जो मैंने 5th वाला पार्ट कराया था तो सेम क्वेश्चन वहाँ भी बोला था, PCM सेम है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्लोराइड सेफ है। ये हर पेपर में चेक कर लेना आप, ये हर पेपर में पूछा गया, हर पेपर में, ठीक है। तो ये सब दे रखे थे, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन अपना सेफ होता है, बाकी ये सब नहीं है, ठीक है। ये रिपीट बार बार मैं हर उसमें पढ़ाया हूँ, समय बचाने के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 11वें नंबर क्वेश्चन है कि एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद सीवियर शूटिंग पेन ऑन टचिंग फेस। मतलब ये देखना, ये वर्ड ये 1 लाइनर बन जाएगा, च्यूइंग, स्पीकिंग एंड ब्रशिंग अप टीथ। मतलब उसका कोई फेस टच कर रहा है, ब्रश कर रही है, या कुछ चबाने में, बोलने में भयंकर पेन, एकदम से सूट पेन, इसको शूटिंग पेन बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी गिवन फॉर द ट्रीटमेंट। तो ये क्या है, ऐसा कभी भी दिखे ना कि ऐसा पेन हो रहा है तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया है पेशेंट को, तो कार्बामेजेपिन देंगे, ओके। ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। ओके आगे बढ़ते हैं, ये न्यू टॉपिक था, ऐसे कुछ न्यू टॉपिक ऐड होंगे, ओके हर कुछ। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिस्किरेन। एलिस्किरेन क्या है, एक प्रकार का एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग हैं हाई यील्ड टॉपिक है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट रेनिन कर देगा, रेनिन को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, उससे हाइपरटेंशन है तो वो बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें पूछा था कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ओके। तो ये क्या करता है कि इनडायरेक्टली रेनिन लेवल को बढ़ा देता है। अब देखना कैसे, अब ये सारे ऑप्शन जो दिखे थे यहाँ पे, तो आप ये वीडियो पॉज करके देख लेना और क्या नहीं हो सकता था। तो ट्रू स्टेटमेंट देखो, एलिस्केरेन में क्या है कि आई मतलब यहाँ देखना, आई मतलब इनहिबिट, रेन मतलब रेनिन को इनहिबिट कर देता है। तो एलिस्केरिन का क्या है फंक्शन, देखो एलिस्केरिन आर वेरी सिमिलर टू ACE इनहिबिटर और ARB इनहिबिटर, ठीक है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। दिस ड्रग इनहिबिट रेनिन सो बॉडी प्रोड्यूस मोर रेनिन, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है। कम हो रहा है तो बॉडी और बढ़ाएगी। तो एलिस्केरिन का रेनिन विल बी हाई ड्यू टू द कंपनसेटरी मैकेनिज्म बट एक्टिविटी विल बी लो। मतलब कंपनसेटरी रेनिन बढ़ रहा है लेकिन वो हाइपरटेंशन कॉज नहीं करेगा, उसका फंक्शन जो एक्टिविटी है वो लो ही रहेगी। बट जो ये ACE जो एनालप्रिल वगैरह और कैप्टोप्रिल वगैरह देते हैं, ACE इनहिबिटर और ARB, रेनिन इज़ हाई, यहाँ पे रेनिन हाई हो जाता है और एक्टिविटी भी आल्सो हाई रहती है, ओके। तो ये रिपीट टॉपिक था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से। देख लो टॉपिक वही है यार, खेल रहे हैं बस, ओके, समझना बात को। अब देखो, ए 20 ईयर ओल्ड मेल इज़ ऑन लो डोज ऑफ ओरल स्टेरॉइड। रिपीट टॉपिक, इतना ही पढ़ते मैं समझ गया, ठीक है। ओरल स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है 10 साल से, मतलब लंबे समय से उसको चल रही है। नाउ ही डेवलप्ड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन। अब उसका प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन हो रहा है इन बोथ आई। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीजन, ओके। अब देखो 20 साल का लड़का, उसको 10 साल से चल रही है क्या, स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड। तो ओरल स्टेरॉइड अगर लंबे समय तक चलेगा तो कैटरैक्ट हो जाता है। अगर लोकल स्टेरॉइड आप डाल रहे हो तो उसको ग्लूकोमा होने की संभावना है। तो ओरल की बात हुई थी, ये अपना था क्वेश्चन और ये आंसर हो गया कैटरैक्ट। रिपीट टॉपिक, पीछे सेम क्वेश्चन आया ऐसे। अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि ये पेशेंट टुक सम ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। रिपीट टॉपिक, लास्ट उसमें बोला हूँ कि माइग्रेन हाइल टॉपिक है, ओके। तो ये रिपीट है, देखना, मतलब कोई ट्रीटमेंट लिया है उसने, उसको माइग्रेन अटैक के लिए। आफ्टर दिस ही डेवलप्ड चेंज इन कलर एंड नमनेस द टिप ऑफ द थम, मतलब उसका कलर चेंज हो गया, उसको नमनेस फील हो रही। तो व्हाट इज़ लाइकली ड्रग रिस्पॉन्सिबल एंड इट्स ट्रीटमेंट। सीधी बात है, उसको माइग्रेन का अटैक आ रहा है तो वो सुमिट्रिप्टान वगैरह ले रहा होगा, ठीक है। और अब उसको ट्रिप्टान लिया तो उसके स्टीमिया हो गया, मतलब ये गैंग्रीन टाइप होने लगा। तो अब उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, देखो तो ये पहला ये ऑप्शन दे रखा है, डाईहाइड्रो आर्गोटामाइन, ये दिया जाएगा। आर्गोटामाइन उसको दे रहे हैं तो उसको गैंग्रीन हो गया, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो जीभ के नीचे रखते हैं वो क्या करता है, वैसोडाइलेशन। सो ये ट्रीटमेंट में हो गया, ठीक है। तो
देखो ये माइग्रेन वाला पहले भी आया है क्वेश्चन, अब उसी टॉपिक से फिर से क्वेश्चन पूछा है, रिपीट है। वर्स देखो सबसे कठिन एग्जाम में इतने टॉपिक रिपीट हुए हैं यार, क्या चाहिए और। 15 ए चाइल्ड प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विथ GTCS में, ठीक है, मतलब उसको भयंकर सीजर आ रहे हैं, जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर, ओके, सिंस 30 मिनट से एयरवे हैज़ बीन सिक्योर्ड बट द चाइल्ड इज़ स्टिल हैविंग, उसको सीजर लगातार 30 मिनट से सीजर आ रहे हैं, फिर भी सीजर आ रहे हैं। व्हाट शुड बी द इनिशियल थेरेपी टू कंट्रोल सीजर। देखो अभी क्वेश्चन में बढ़िया से पूछ रहा है कि ये स्टेटस इपिलेप्टिकस का केस है, बच्चे को 30 मिनट से झटके आ रहे हैं बहुत, उसको इपिलेप्सी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि उसके सीजर्स कैसे कंट्रोल करोगे। अब क्या जनरली अपन वाल्परेट देखते हैं ना तो अपना दिमाग ख़राब हो जाता है, लगता है यही आंसर है, बट वो कह रहा है कि पहले सीजर कैसे रोकोगे, तो डाइजीपाम आंसर हो गया इसका, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एंटी एपिलेप्टिक वाले सारे ड्रग हाइल्ड हैं, ओके। रिपीट टॉपिक। अब देखिए, अब 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ये पर्सन फ्रॉम नॉन एंडेमिक एरिया विजिटेड इंडिया, ठीक है, एंड वाज गिवन प्रोफाइलिक्स फॉर मलेरिया, हाउ लॉन्ग ही शुड कंटिन्यू द ड्रग आफ्टर लीविंग फ्रॉम इंडिया। देखो रिपीट टॉपिक है, सेम यही चार्ट मैंने पीछे बनाया है कि मलेरिया एंडेमिक एरिया में हम जाते हैं तो हम और क्या ड्रग्स लेंगे और कितने वीक्स तक, इस बार पूछा है। तो पहले भी उसमें बोला गया था, ऐसी चार्ट बना था कि अगर 6 वीक से कम वो रुक रहा है तो शॉर्ट टर्म में डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाएगा ओरली, ठीक है, 2 दिन पहले उसके सफ़र से और 4 वीक तक दिया जाएगा जब वो अपने घर वापस आ जाएगा। अगर 6 वीक से ज़्यादा स्टे करता है, लॉन्ग स्टे हो गया, तो उसमें मेफ्लाक्यून ड्रग ऑफ चॉइस है, 2 वीक पहले से देने लगना है और 4 वीक बाद तक देना। तो ये अपना हो गया आंसर इस क्वेश्चन का कि कितने दिन तक फिर देना, कितने वीक तक, ओके। तो 4 वीक तक देना, जाके चेक कर लेना, रिपीट टॉपिक है। अब देखो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ये चाइल्ड टुक सेवरल टैबलेट ऑफ आयरन, द पेरेंट्स ब्रिंग द चाइल्ड कंप्लेनिंग, उसका वोमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ पॉइजनिंग, व्हाट इज़ एंटीडोट फॉर द पॉइजनिंग। देखो 2017 से बोल रहा हूँ कि एंटीडोट सभी पॉइजनिंग के हाइल्ड हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, सेम रिपीट है कि आयरन की पॉइजनिंग हो गई है। तो वहाँ में मैंने रटवाया था ना, आयरन मतलब फेरीऑक्सामिन, डेसफेरिऑक्सामिन, ये इसका आंसर रिपीट, डायरेक्ट रिपीट है ये, ठीक। इसमें अब कुछ समझाने वाली बात नहीं, ये सब मैंने पहले पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ। EDTA कब देना है, बाल कब देना है, ठीक है, पेंसिलामाइन कब देना है, ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम। रिपीट टॉपिक देखो, कह रहे थे ना ये सबसे कठिन एग्ज़ाम था हमारी लाइफ का, मैं भी फेल था इसमें, कितने टॉपिक रिपीट हुए हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है एड्रेनलिन एक्टिंग बाय बीटा 2 रिसेप्टर, ओके। बीटा 2 मैं पहले इसमें हिंट दे चुका हूँ, कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन, वेयर इज द हिस्टामाइन एक्ट थ्रू H1 रिसेप्टर टू कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, विच टाइप ऑफ एंटागोनिज्म इट इज़, ओके। मतलब जो एड्रेनल है वो बीटा एगोनिस्ट है, तो क्या होगा कि वो वैसो डायलेशन कर देगा, स्मूथ मसल रिलैक्स करता है, और H1 रिसेप्टर हिस्टामाइन वाला ये क्या कर देगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है, ओके। रिसेप्टर आर डिफरेंट, जब रिसेप्टर ही डिफरेंट हैं तो इसको फिजियोलॉजिकल बोला जाएगा। अब ये फार्मेकोलॉजिकल एंटागोनिज्म किसको बोलते हैं, इफ़ द रिसेप्टर आर सेम, जैसे एड्रेनलिन बीटा एगोनिस्ट है तो बीटा ब्रोंको डायलेशन करेगा, और प्रोपेनॉल क्या है, बीटा एंटागोनिस्ट है तो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ओके। मे बी नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क दिस। अभी ये पूछा है ना, ये तो बड़ा साधारण सा है, मैंने बोला है जब आप बीटा वाला टॉपिक पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पर्सन हैविंग हिस्ट्री ऑफ एंजाइना है उसको, एंड द हार्ट रेट बढ़ी हुई है, 90 बीट्स पर मिनट है, ही हैज़ टेंस पर्सनालिटी है, मतलब वो टेंशन बहुत ले रहा है पेशेंट, और उसका ब्लड प्रेशर 150/125 है। प्रीफर्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन का ये रिपीट टॉपिक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में पूछ रहा है कि कोई 10% है तो एटिनोलॉल देते हैं, ओके। एनाल जैसे एम्लोडिपिन, एनालप्रिल, थायाजाइड्स, ये दूसरी चीज़ में देते हैं जब सीवियर हाइपरटेंशन हो, बहुत ज़्यादा 180 के ऊपर
ठीक है, तब दिया जाता है। मतलब ये रिपीट टॉपिक था ना एंटी हाइपरटेंशन से, देख लो। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड एज रेडियो सेंसिटाइजर इन हेड एंड नेक कैंसर। कैंसर वाला टॉपिक मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हाई यील्ड है, हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड एज रेडियो सेंसिटाइजर, हेड और नेक में कौन सा रेडियो सेंसिटाइजर दिया जाएगा। तो गाइज इसको रटना पड़ेगा सीधा, जब वहाँ पढ़ोगे ध्यान से तो ये हो जाएगा, पैक्लीटैक्सेल, ठीक है। लेस डोज इज इनफ टू ट्रीट कैंसर, ओके। सो देखो ये अगस्त का 2020 का पेपर था जो बोला गया है कि सबसे कठिन है। अब जाके जब अच्छे से देखना आप, तो देखना कितने टॉपिक रिपीट हुए हैं, कि अगर हम हाई यील्ड करके जाते हैं तो पास होने की हमारी बहुत ज़्यादा 70% संभावना हो जाती है कि हम पास ही हो जाएंगे। अब ये अभी तक का सबसे कठिन पेपर था, तब भी इसमें कितने सारे टॉपिक रिपीट हुए हैं। अगर आप काउंट करना तो कमेंट करना डाउन में कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ओके गाइज। तो मैं सिर्फ ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आते, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1-2 रिपीट हो ही जाते हैं डायरेक्ट वाले भी, बट टॉपिक ये नहीं छोड़ रहे हैं, इस बात को आप समझो। ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये सबसे हार्ड पेपर था अभी तक की लाइफ में। सब टीचर्स ने बोला कि भाई अगस्त वाला बहुत हार्ड था, बट अगर आप हाई यील्ड में बहुत फोकस रहते ना तो इनको भी हम कर लेते, ठीक है। सो थैंक यू ऑल गाइज, है ना। ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि हाई यील्ड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाई यील्ड अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आप एग्ज़ाम को उतना ही कठिन बनाते जाओगे। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप हाई यील्ड मिस करके जा रहे हो तो आप कितना ट्रबल में जाने वाले हो, ओके। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए, लेकिन ये नहीं मिस करना है, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट टॉपिक से आ रहे हैं, तो पास होने की संभावना डेफिनेटली बढ़ जाना है। तो मैं आपको पास होने के बढ़ाने के वो बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा पढ़ना बंद कर दो कि जो किताबें फेंक दो, वो तो पढ़ना पड़ेगा बेस बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं छोड़ सकते, ये पास करवा के देगा आपको, ओके। फिर टेक केयर गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हाँ।